हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया हैं और घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। इसी के लिए बच्चों आप लोगों की जो क्लास भी चल रही है रेगुलर वे में। हालांकि मैं आपकी लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं, बट फिर भी मैं आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बच्चों देखो, आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 2 था वो कंप्लीट हो गया है। जो चैप्टर नंबर 2 था आप लोगों का, चैप्टर नंबर 2 था पॉलिनोमियल्स, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब 1 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, एक चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब जो हमारा चैप्टर नंबर आज आज से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं लीनियर इक्वेशन। पहले तो हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। जिसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री 1 होने का क्या मतलब है। डिग्री 1 होने का मतलब है कि जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे मान लो क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे मान लो 5x + 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वेरिएबल कितना है, x है। तो इस x की पावर में कितना लिखा हुआ है, 1 है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है 5x + 7y + 8, तो देखो बच्चों यहाँ पे एक वेरिएबल x हो गया, इसकी पावर में 1 है। यहाँ पर एक वेरिएबल y हो गया, उसकी पावर में भी 1 है। तो इसका मतलब क्या हो, देखो ऊपर वाला क्या था, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अकेला x आ रहा था, पर यहाँ पे x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन तो होगा, ये लीनियर इक्वेशन तो होगा, लेकिन कितने वेरिएबल में होगा, 2 वेरिएबल्स में होगा। ठीक है, देखो जो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती, कुछ भी हो सकती है उसकी वैल्यू। तो अक्सर हम वेरिएबल्स को हम एक्स वाई जेड टी या किसी भी अल्फाबेट से हम डिनोट कर सकते हैं। वेरिएबल्स को हम एक्स वाई जेड टी ए बी किसी से भी हम डिनोट कर सकते हैं, बस उसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। इन 1 वेरिएबल का मतलब होता है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा, चाहे x आ जाए, चाहे y आ जाए, चाहे z, कुछ भी आ जाए, सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है तो इसका मतलब डिग्री 1 होना चाहिए और वेरिएबल भी 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल हो गए। अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि 7x + 8y + t + 9 = 0, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लीनियर इक्वेशन है क्या, तो आप बोलोगे कि हाँ सर ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ सारे वेरिएबल की पावर में 1 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। और कितने वेरिएबल हैं इसमें, 3 वेरिएबल्स है, एक्स वाई टी, तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। तो बच्चों आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है, और लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल का मतलब क्या होता है।
अब हम समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो वो भी टू वेरिएबल्स में लिखा है ना, टू वेरिएबल्स में। तो अब हम समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो पेयर का मतलब तो क्या होता है बेटा, टू, लीनियर इक्वेशन हम समझ चुके हैं, और टू वेरिएबल्स मतलब ये भी आप जानते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो मैं एक इक्वेशन लिख दूं x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 7y माइनस 8 बराबर 0, तो देखो बच्चों ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, और ये दोनों मिलके क्या बन गया, पेयर बन गया। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्योंकि देखो यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक तो x आ रहा है, एक y आ रहा है, यहाँ भी x y आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो जाएगा कितने वेरिएबल्स में, टू वेरिएबल्स में। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको सॉल्व करने के बच्चों चार तरीके थे वैसे। पहला तरीका तो था हमारा ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड क्या था हमारा, एलिमिनेशन मेथड, दूसरा था हमारा एलिमिनेशन मेथड। तीसरा क्या था हमारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और चौथा मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस साल बच्चों ये रिमूव कर दिया गया है सीबीएसई से, इस साल के लिए, दिस ईयर, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमें इस साल नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ये तीनों मेथड पढ़ने हैं, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स वाई, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब जो भी वेरिएबल इसमें होंगे उनकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ये मतलब होता है सॉल्यूशन का। ठीक है, तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अब, और हम समझते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पता होगी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हम बात करते हैं, इसको मैं रब कर दूं। तो देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हम बात करते हैं, देखो जो लीनियर इक्वेशन की जो लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। पर यहाँ तो पेयर है, यहाँ तो पेयर है ना, तो क्या हो जाएगा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0 और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। अगर एक इक्वेशन होती तो बच्चों हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 मानते, पर यहाँ पे दो इक्वेशन है, इसलिए पहली इक्वेशन के सफिक्स में मैं 1 लगा दूंगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरी जो इक्वेशन है उसमें हमने सफिक्स में 2 लगा दिया, जिससे हमें पता चला कि ये दूसरी इक्वेशन है। तभी तो होगा ना बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तभी तो ये होगा ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब दो इक्वेशन होंगे हमारे पास,
ठीक है, पहली a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने पता कर लिया कि लीनियर इक्वेशन हमारी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई दो लाइन है एक दूसरे को एक जगह काट रही है, तो जिस जगह ये काटेंगी दोनों लाइन एक दूसरे को, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा सॉल्यूशन। हमें पता है बच्चों कोई भी पॉइंट होता है तो वहां पे x की और y की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होती है। ठीक है, तो अगर दोनों इक्वेशन एक दूसरे को एक जगह कट कर रही है, इसका मतलब उस केस में सिर्फ उसका एक सॉल्यूशन है। दो लाइन एक दूसरे को जितनी जगह काटती है उतनी ही सॉल्यूशन होती है। तो बच्चों देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कितनी जगह काट रही है, एक जगह काट रही है, इसका मतलब एक सॉल्यूशन होगा। और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब जब दो लाइन एक दूसरे को एक जगह काटती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। और उसका एक सॉल्यूशन होता है। कितने सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, एक सॉल्यूशन होता है उसका। ठीक है, दूसरे केस में क्या होता है बच्चों, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है। तो बच्चों देखो ये एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगे, इसका मतलब इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि जब ये लाइन एक दूसरे को काट ही नहीं रही है तो सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और तीसरे केस में अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, ये लाइन 1 है ये लाइन 2 है, और दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल रखी हुई है, उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं बच्चों हम, कोइंसिडेंट लाइंस। और ये लाइन बेटा हर पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मतलब देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखो, अगर दो लाइन एक दूसरे को एक जगह काट रही है तो एक सॉल्यूशन होगा, उन लाइन को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। फिर आता है दूसरा केस, जब दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी, उनको हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। तो जब ये काट ही नहीं रही तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तीसरे केस में जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है तो उनको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस, और इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो हम फिर से एक टेबल बना लेते हैं। एक हम टेबल बना लेते हैं, पहला तो हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या हो गया हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस बच्चों कैसी होगी, इस तरीके से होगी, इसमें सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन, या इसी को हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। या तो एक सॉल्यूशन हो गया, इसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरा क्या होगा बच्चों, पैरेलल लाइंस। दूसरा क्या हो गया, पैरेलल लाइंस। इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो तीसरे केस में क्या होती है बच्चों, इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और इसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। तो देखो बच्चों जिसका कोई भी सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। जिसका अगर कुछ भी सॉल्यूशन होता है तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। तो देखो बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस में सॉल्यूशन था, हाँ बिल्कुल सॉल्यूशन था, एक सॉल्यूशन था, तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट सिस्टम। ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट सिस्टम। पैरेलल लाइन में कोई सॉल्यूशन नहीं था इसलिए क्या हो गया,
इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और कोइंसिडेंट लाइंस में भी सॉल्यूशन थे, तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट सिस्टम। ये क्या हो गया हमारा, कंसिस्टेंट सिस्टम। तो देखो बच्चों, अगर हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस को अगर हमें चेक करना है तो उसकी कंडीशन होती है, मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई भी लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो उसमें a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी लाइन पैरेलल लाइन है तो उसमें a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के बराबर तो होना चाहिए, पर c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। और कोइंसिडेंट लाइंस में a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के बराबर होना चाहिए। अब आप लोग बोलोगे कि सर a1 a2 क्या है, तो मैंने बताया था ना बच्चों कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारी, स्टैंडर्ड इक्वेशंस थी, वो क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पे a1 और a2 क्या है, पहली और दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b1 और b2 क्या है, दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, और c1 और c2 क्या है, दोनों इक्वेशन का कांस्टेंट। तो बच्चों ये पूरी थ्योरी होती है कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उसका एक सॉल्यूशन होगा, उसे हम कंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। और पता कैसे चलेगा कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो उसकी कंडीशन बच्चों ये लिख दी मैंने यहाँ पर। उसी तरीके से पैरेलल लाइन में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इसे हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। और कंडीशन हमारी बच्चों ये है, a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के बराबर होनी चाहिए, पर वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है बच्चों, जो दोनों लाइन एक दूसरे को हमेशा कट करें, तो वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। ये हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। और इसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट वाला टर्म, ठीक है। तो अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1। ये बच्चों हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1 है। इसमें बच्चों सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं, तो हम तीनों क्वेश्चन को फटाफट करते हैं। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन करते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. तो देखो बच्चों हम मान लेते हैं, let us assume that present age of आफ्ताब equal to y years and present age of daughter, इसको मान लिया हमने x years। देखो बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका मतलब है कि हमें x और y मानना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला जा रहा है, 7 years ago, मतलब कंडीशन नंबर 1 है 7 years ago, 7 साल पहले आफ्ताब की जो एज थी वो अपनी डॉटर की एज की 7 गुनी थी। तो बच्चों आफ्ताब की आज की एज कितनी है, y years है, तो 7 साल पहले कितनी होगी, y माइनस 7। 7 इंटू डॉटर की 7 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 7। सिंपल है ना। फिर अगर आज आप 12 साल के हो तो 7 साल पहले कितने के रहे हो, 12 माइनस 7 यानी 5 साल के रहे हो।
तो अगर प्रेजेंट एज आफ्ताब की y ईयर्स है तो 7 साल पहले कितनी रही होगी, y माइनस 7। इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा y माइनस 7 इक्वल टू 7x माइनस 49, और इन दोनों को उठा के यहाँ ले जाओ राइट में, तो 7x माइनस 49 तो राइट में पहले से ही था, ये माइनस का y हो जाएगी, प्लस का 7 हो जाएगा बराबर 0, तो ये हो जाएगा 7x माइनस y माइनस 42 बराबर 0। ये ऐसे हम लिख सकते हैं 7x माइनस y बराबर 42। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई बच्चों, क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। उसके बाद कंडीशन नंबर 2 क्या है, कंडीशन नंबर 2 है 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years आफ्टर, यानी कि 3 साल बाद आफ्ताब की जो एज है वो अपनी बेटी की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। आफ्ताब की जो उम्र है वो अपनी बेटी की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 साल बाद आफ्ताब की उम्र कितनी हो जाएगी, y प्लस 3, और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 बराबर 3x प्लस 9। इन दोनों को उठा के यहाँ ले जाओ, तो 3x प्लस 9 माइनस y माइनस 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा बच्चों 3x माइनस y प्लस 6 बराबर 0, तो यहाँ से हो गया 3x माइनस y इक्वल टू माइनस 6, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। तो देखो बच्चों एक इक्वेशन ये आ गई हमारी और एक इक्वेशन हमारी ये आ गई, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा क्या होगी, इक्वेशन हमें बनानी थी, तो इक्वेशन हमारी बनके तैयार हो गई है, ठीक है। इक्वेशन हमारी जो है बन के क्या हो गई है, तैयार हो गई है, ठीक है। अब देखो जो ये एल्जेब्रिकली तो हमने बता दिया है कि ये एल्जेब्रिकली तो बन जाएगी, ग्राफिकल भी बनाना है, तो ग्राफिकल कैसे बनाएंगे बच्चों, देखो 7x माइनस वाई इक्वल टू 42 यहाँ लिख लिया मैंने, और 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6 मैंने यहाँ लिख लिया, और बाकी सबको मैं रब कर देता हूँ। देखो इक्वेशन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिकली, क्या बोलते हैं हम, एल्जेब्रिकली बोलते हैं। तो एल्जेब्रिकली तो बच्चों हमारा आ गया आंसर। अब ग्राफ भी बनाना है तो ग्राफ भी हम बना लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट हम ग्राफ बना लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। चलो तो इसको मैं बस हो गया बच्चों, हमारा हो गया। चलो तो बच्चों देखो पहली इक्वेशन क्या है हमारी, 7x माइनस वाई इक्वल टू 42, और ये क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6। हमें बच्चों पता है कि अगर हमें ग्राफ बनाना पड़ता है तो हम y को एक तरफ रखते हैं और x को एक तरफ रखते हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7x माइनस 42, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x प्लस 7। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, यहाँ भी एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पर x होगा और यहाँ पे y होगा, ऐसे यहाँ भी बना लेंगे, यहाँ x होगा यहाँ y होगा, ठीक है। मैं बच्चों इसमें x की जगह 0 रख देता हूँ, x की जगह 0 रख देता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 42 हो जाएगी, और एक बार में y की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। देख लो ना यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी माइनस 42 होगी, और एक बार y की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7x की वैल्यू 42 तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो ये 2 पॉइंट निकाल लिए मैंने यहाँ से। यहाँ पे बच्चों एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी। तो इनको हम बना लेते हैं पहले, तो x की वैल्यू 6 तो बच्चों यहाँ पे कहीं होगी, और y की वैल्यू माइनस 42 कहीं यहाँ पे होगी।
एक पॉइंट है 0,-42, तो ये 0,-42 हो गया और ये 6,0 हो गया, इनको हम मिला देंगे तो ये लाइन कौन सी बन जाएगी बच्चों? 7x - y = 42। ठीक है, और ऐसे इसको बना देंगे हम, तो x की वैल्यू -2 यहाँ पे होगी और y की वैल्यू 6 कहीं यहाँ पे होगी। तो एक पॉइंट क्या है 0,6 है, तो ये 0,6 हो गया और ये पॉइंट हो जाएगा -2,0। इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये लाइन हो जाएगी बच्चों 3x - y = -6। ठीक है बच्चों, तो एक इक्वेशन ये होगी, दूसरी इक्वेशन ये होगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, एल्जेब्रिकली होगी और एल्जेब्रिकली के अलावा हमारी ग्राफिकल भी हो चुकी है। ठीक है, क्या हो चुकी है? ग्राफिकल भी हो चुकी है। x - 7y, जो बच्चों इन लोगों ने x और y को अलग अलग माना है, हमने हाफ स्टार की वर्ग को y माना है, इन्होंने शायद x माना होगा, बट हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं बिल्कुल आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। हमने मान लिया दैट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू x रुपीस एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू y रुपीस। तो फर्स्ट केस क्या है, कंडीशन नंबर 1 क्या है, 3 बैट और 6 बॉल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 3900 है, यानी कि 3x + 6y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3900 हो जाएगी। ठीक है, 3x + 6y की वैल्यू 3900 हो जाएगी। और बच्चों देखो इस पूरी इक्वेशन में 3 से डिवाइड हम कर सकते हैं क्योंकि सब में 3 कॉमन है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2y = 1300। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई। अब कंडीशन नंबर 2 क्या है, कंडीशन नंबर 2 है, let us devise another bat and 3 more balls। क्या बोला जा रहा है हमसे कि जो बाद में वो क्या कर रही है, एक अलग से बैट खरीद रही है। ठीक है, एक बैट अलग से खरीद रही है और 3 बॉल खरीद रही है, तो उसकी कॉस्ट है 1300 रुपए, यानी कि एक बैट और 3 बॉल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 1300 रुपए है। तो ये x + 3y = कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई हमारी, 2 हो गई। तो बच्चों देखो हमने एल्जेब्रिकली तो दिखा दिया, क्या कर दिया हमने, एल्जेब्रिकली हमने दिखा दिया, ग्राफिकल हमें दिखाना है। तो ग्राफिकल के लिए हम वही कहानी करेंगे फिर से, x + 2y की वैल्यू कितनी है, 1300 है, तो 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1300 - x, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1300 - x/2। और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन है x + 3y = 1300, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1300 - x/3। एक टेबल इसके लिए बना लेंगे और एक टेबल इसके लिए बना लेंगे। ठीक है, यह x यहाँ y और यह x यहाँ y। एक बार जो x की वैल्यू 0 रख देंगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू हो जाएगी 650, और एक बार y की वैल्यू 0 रख देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1300 रुपए। ठीक है, एक बार हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 650 आ जाएगी, और एक बार y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 1300। उसी तरह से बच्चों यहाँ भी x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो 1300/3 आ जाएगा। ठीक है, और एक बार y की वैल्यू 0 रख देंगे तो x की वैल्यू यहाँ भी कितनी हो जाएगी, 1300 रुपए हो जाएगी। इनका आप ग्राफ बना देंगे, ये ग्राफ आप बना देना, डू योरसेल्फ।
तो बच्चों ये तो हो गया हमारा एल्जेब्रिकली, ये एल्जेब्रिकली हो गया, और ग्राफ आप यहाँ से बना दोगे तो ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा इससे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, ठीक है, क्या बात करते हैं उसके बाद हम, देखो जो बहुत से बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा यहाँ पे कि सर हमारी आंसर बुक में अलग आ रहा है। तो बच्चों बुक में आंसर इसलिए अलग आ रहा होगा आपका क्योंकि बुक में जो है हम लोगों ने आफ्ताब की एज को क्या माना, एक्स माना, और डॉटर की एज को क्या माना, हमने डॉटर की एज को वाई माना था। नो नो, हमने आफ्ताब की एज को वाई माना था, डॉटर की एज को एक्स माना था। पर बुक में जो आंसर आया होगा, यानी बुक में जो आंसर आया है, बुक में उन्होंने आफ्ताब की एज को उन्होंने एक्स माना और डॉटर की एज को वाई माना। पर हमारा आंसर भी सही है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल्स अलग अलग आ गए तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, और बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का। The cost of 2 kg apple and 1 kg grapes on a day was found to be 160. तो हमने मान लिया बेटा that cost of 1 kg apple equal to x rupees and 1 kg grapes equal to y rupees. कंडीशन 1 क्या कहती है बेटा, 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप, इनकी कॉस्ट कितनी है 160 है, मतलब ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। ये इक्वेशन 1 हो गई। वो कंडीशन 2 क्या है, 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स, इसकी जो कॉस्ट है वो 300 रुपए है, यानी ये हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। ये इक्वेशन बच्चों 2 से डिवाइड हो रही है तो ये हो जाएगी 2x प्लस y इक्वल टू 150। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। बच्चों देखो ये और ये इक्वेशन क्या हो गई है, एल्जेब्रिकली हो गई है। ग्राफ आपको बनाना है तो पहली इक्वेशन के लिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 माइनस 2x, और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा 150 माइनस 2x, ठीक है ना। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 160 है, और y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 80 आ जाएगी। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, x y बनाएंगे, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 150, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 75। देखो बेटा कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको भी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर मैं हर एक क्वेश्चन में बहुत डिटेल में समझाऊंगा ना तो एक 30 मिनट के लेक्चर में कुछ भी नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं आपको। आज किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर एक्सप्लेनेशन में मजा नहीं आया, बैड एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। तो बेटा बैड एक्सप्लेनेशन क्यों है, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी करता हूँ, ठीक है ना। और वो जल्दी क्यों करता हूँ, क्योंकि अगर मैं स्लोली स्लोली करूंगा तो एक आधे घंटे में ना एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, आपका सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है ना। तो कुछ चीजें आपको भी करनी पड़ेंगी, कुछ तो मैं करूंगा, कुछ आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, आपको बना बनाया हलवा नहीं मिलेगा, कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। पहली इक्वेशन का ग्राफ बनाता हूँ बच्चों में, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 80 है और यहाँ y की वैल्यू 160 है, तो ये मिला देंगे तो ये पहली लाइन बन जाएगी, और दूसरी लाइन बनानी है तो ये यहाँ पे 150 है और ये यहाँ पे 75 है, तो एक ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। उल्टा कर दिया हमने, यहाँ पे यहाँ 150 होगा और यहाँ पे 75 होगा। तो ये इक्वेशन बन गई बच्चों किसकी, ये बन गई हमारी 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, और ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। तो बच्चों देखो एल्जेब्रिकली तो हमने ये बता दिया, ये एल्जेब्रिकल इक्वेशंस हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं, और ये ग्राफिकल इक्वेशंस हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हुई। अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। इसको बच्चों देखें, समझें और खुद से सॉल्व करने की भी थोड़ी कोशिश करें,
क्योंकि क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।